Hello students, my name is Sanjay Pyasi, Senior Physics Faculty, Center for Excellence. अभी तक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की है रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर हमने काफी बात की और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, ये वैसे ही मैंने आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दिया था कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस वगैरह घटता है ना, पर अब इसको हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे और यहाँ से एक फॉर्मूला भी डिराइव कर रहे होंगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, किस प्रकार से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करो. ठीक है, और देखते हैं इसको. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस 2ml अपॉन ne² a टाउ, और यहीं से हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाता है? 2m अपॉन ne² टाउ. ये फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ये रो हो गया और यहाँ पर ये आर हो गया. आर हो गया 2ml अपॉन ne² a टाउ और रो जो है बच्चों वो हो गया 2m अपॉन ne² टाउ. ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंस और रो हमने यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज डिराइव कर ली. ये आर है और ये रो है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. ये मैंने आपको पहले बताया था कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन क्या होता है? टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो जो एवरेज रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो टाउ क्या हो जाता है? टाउ डिक्रीजेस, है ना. जब टी इंक्रीज होता है तो टाउ डिक्रीज हो जाता है. जब टाउ डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है, और रो का भी क्या होगा? रो भी होगा. टाउ कम होने पे रो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, रो ऑल्सो इंक्रीजेस. ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए है? एक कंडक्टर के लिए. ये सब कुछ किसके लिए होता है बच्चों? कंडक्टर के लिए होता है. अगर यही चीज अपन पढ़ रहा हूं किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए. ध्यान से देखना, अगर यही चीज हम पढ़ रहे हैं फॉर अ सेमीकंडक्टर, तब कुछ और हो रहा होगा. अब वो क्या हो रहा होगा उसको सुनते हैं ध्यान से. फॉर अ सेमीकंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर सेमीकंडक्टर के लिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पता है क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या होगा? कम होगा. ये बिल्कुल कम होगा. रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा? नहीं, इसमें रेजिस्टेंस घट जाता है. रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जानना समझना कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है कि हम टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो इसमें घट जा रहा है. बच्चों सेमीकंडक्टर जो है ना, आपने सॉलिड स्टेट अगर केमिस्ट्री में आपका चालू हो गया तो आपने पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है. ठीक है, तो सिलिकॉन कैसे बॉन्डिंग करता है? मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ. सिलिकॉन 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 सिलिकॉन. इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4. जाहिर सी बात है 14 होता है इसका, है ना. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. तो थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बनाए दे रहा हूँ 4. वहां पे 1 2 3 4. वापस इसके भी 1 2 3 4. इसके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, और जो नीचे होगा उससे ही बॉन्ड बन जाएगा. और इसके कितने हो जाएंगे? देखो 2 2 4 6 8 का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी है. हमें कंडक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए ना, यहां से भाग जाना चाहिए. तो होगा क्या पता है? जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो बॉन्ड्स है ना, ये सारे बॉन्ड्स टूटेंगे. जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनसे मिलके बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे. तो टाउ तो कम होगा ही होगा, लेकिन ये जो n है ना, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इतना ज्यादा बढ़ेगा n के टाउ के इंपैक्ट को खत्म कर देगा. तो क्योंकि n बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस घट जाता है. हालांकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता. कंडक्टर में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि कंडक्टर में तो वैसे ही सारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं ऑलरेडी. ऐसा कुछ बॉन्ड थोड़ी बना हुआ है. वहां पे तो इलेक्ट्रॉन पहले ही भाग रहा है, तो n पे कोई इंपैक्ट नहीं आता. ठीक है, टाउ ही सारा गेम बदल देता है. यहाँ पर हालांकि टाउ कम होगा, लेकिन n जो है वो इतना ज्यादा बढ़ेगा कि रेजिस्टेंस जो है ओवरऑल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो रेजिस्टिविटी ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, इसको आप नोट कर लो. मैं इसको मिटा करके हालांकि लिख देता हूं. ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि
the number of free charge carriers considerably increase on the increase in temperature. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा जो टाउ है उस टाउ का इम्पैक्ट पूरा जीरो कर देते हैं. तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, हम इसलिए ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, जबकि कंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया. इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए. आप नोट करोगे तो अपन वैसे ही आगे बढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं कि डिपेंडेंसी कैसी होगी इसकी. ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी कैसी होगी वो देखते हैं. ऑब्वियसली बात, मान लो कोई कंडक्टर है ऐसा कुछ. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R0. शुरुआत में कितना रेजिस्टेंस था इसका, R0 रेजिस्टेंस था. ठीक है, अब अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस में कुछ चेंज करना है तो कैसे आएगा वो चेंज? वो चेंज जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर बढ़ाने से आएगा. तो इसमें जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, यानी कि जो इसका DR होगा, DR चेंज इन रेजिस्टेंस, ये चेंज इन रेजिस्टेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि तुम कितना चेंज कर रहे हो टेम्परेचर में, है ना. ये कंडक्टर बाय द वे, क्या है ये कंडक्टर है. ये बात कंडक्टर की हो रही है. ठीक है, DR द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. और तो और वो इस पर भी डिपेंड करेगा ना कि शुरुआत में कितना रेजिस्टेंस है ना. मान लो शुरुआत में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा था तो अब जो चेंज होगा उतना ज्यादा नहीं होगा. पर अगर शुरुआत में रेजिस्टेंस बहुत कम था तो अब जो चेंज है वो कंसिडरेबली ज्यादा हो सकता है. तो जाहिर सी बात है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तुम टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो और एक कि जो तुम चेंज है वो चेंज कितना कर रहे हो. तो DR इज प्रोपोर्शनल टू R0 एंड DR इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू DT. इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं, कैसे लिखा जाएगा, DR इज प्रोपोर्शनल टू R0 DT. ठीक, इसका अगला स्टेप ऐसा हो जाएगा बच्चों कुछ कि DR इज इक्वल टू अल्फा R0 DT. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अल्फा आगे खिसक गया. अभी आगे नहीं खिसका है, ये आगे नहीं खिसका है. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. ये क्या है, ये अल्फा है. अल्फा मतलब ये आपको नहीं पता, सही बात है. आपको कैसे पता होगा, मैं बता दे रहा हूं. अल्फा होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. तो DR कितना हो गया, DR हो गया अल्फा R0 DT, जहां पे अल्फा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हमारा DR आ गया यहाँ पे. DR इज इक्वल टू अल्फा R0 DT. अब जैसे ही हमारे DR आया तो DR का सांप ले लो. इसका अपन सांप माप ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या, ये जो चेंज होता है R का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल DR इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटीग्रल DT, है ना. इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान जब शुरुआत में रेजिस्टेंस R0 था तब टेम्परेचर कितना था, तब टेम्परेचर कुछ होगा T इनिशियल, हमें क्या पता, और बाद में कितना हो गया वो कुछ T फाइनल. जब रेजिस्टेंस कितना हो गया वो कुछ R रेजिस्टेंस. तो DR का इंटीग्रेशन कितना आएगा, R पहले पुट करेंगे, R बाद में पुट करेंगे R0. तो ऐसे हो जाएगा R माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा. हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने अल्फा को कांस्टेंट माना. हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ अल्फा भी चेंज हो रहा हो, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन इन दोनों पर लगाना पड़ेगा. ठीक है, अल्फा DT करना पड़ेगा. हमने इसको कांस्टेंट माना इसलिए मैं अल्फा को यहाँ लिख दे रहा हूँ. ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा T. कैसे लिखा सर, देखो बच्चों DT का इंटीग्रेशन क्या होगा T, और उसमें क्या लिखा हुआ है फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल. तो अपन क्या कर सकते हैं वहां पे, अपन उसमें ये लिख सकते हैं कि डेल्टा T यानी कि T फाइनल माइनस T इनिशियल डायरेक्टली लिख दिया अपन ने, तो कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे है नहीं. आगे बढ़ते अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन R इज इक्वल टू R0, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. ठीक है, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर, R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट द इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टेंस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, है ना. अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, और डेल्टा T क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको आप ध्यान से देखो और फिर नोट कर लो. हम आगे बढ़ते हैं.
नोट कर लिया, चलिए। आगे बढ़ा जाए। आगे जाते हुए हम लोग उसी फॉर्मूले को और इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? R क्या होता है? रो एल बाई, ये हो जाएगा रो इंटू लेंथ बाई, ये क्या हो जाएगा? हमें पता है रेजिस्टिविटी बदल जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना। m अपॉन एन स्क्वायर टाउ होता है, वो तो रो नॉट लेंथ ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये एल बाई ए से एल बाई ए कैंसिल हो गया, तो हमारा रो कितना आ गया? रो भी आ गया रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला डेराइव कर लिया कि रो जो है वो रो कितना होता है? रो होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। कैसा है ये? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन। अगर आप चाहो तो एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हो रो और dt में, मतलब टेम्परेचर में। तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पर रो नॉट वगैरह आ जाएगा, तो कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c से। तो कोई खास बात नहीं है, वैसे क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे, है ना। जब वैसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिकली खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि एकदम बेसिक जो ग्राफ होता है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके ऊपर ही आता है। इसमें कुछ बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं होते इनके ऊपर, नए सवालों में। वो एक घिसे पिटे सवाल है, आसान आसान से, आपको वही लगातार आ रहे हैं सालों से, ठीक है। तो इनको आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक। तो इसको आप लिख लो। यहाँ पर हमारा टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर खत्म होता है। अब इसके आगे बात करते हैं फिर, ठीक है। अब बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद हमारा अगला जो पार्ट है वो है मोबिलिटी। क्या है? मोबिलिटी। क्या शब्द लिखा सर आपने बोर्ड पे? मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब होता है बच्चों के जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने मोबाइल हैं, है ना। मोबाइल मतलब कि कितने वो मूव कर सकते हैं, कितने फ्री टू मूव है ना। ऑब्वियस ही बात है, आप जब कंडक्टर लेते हो, ये कोई कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है, ये कोई चार्ज कैरियर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस डायरेक्शन में तो वो भागेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ सब जैम पैक था, इधर ही स्पेस है तो इधर ही भागा सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, है ना, उतना ही तेज वो निकलेगा वहां पे और उतना ही कम मोबाइल है। मोबिलिटी का मतलब सिर्फ भागना नहीं है। मोबिलिटी मतलब लोट पोट आराम से जहां मन करे उधर जाना, ऐसे जो कर रहे हैं मन में अपना करेंगे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जहां मन में आए उधर जाना, वो मोबिलिटी होता है, ठीक है। आराम से मूव करना, इधर निकल गए उधर निकल गए, कहीं भी चले गए, दैट इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट जो वो खुद से मूव करेगा, वो मोबिलिटी है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना उतना कम मोबाइल होगा। क्यों? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा तो इधर निकल लेगा वहां पर, ठीक। मान लो यहाँ इसके बाद स्पेस थोड़ा इधर ही खाली था तो इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया, यहाँ पहुंच गया, ऐसे, ठीक। तो मोबिलिटी की डिफाइन कैसे किया गया? ये इसकी डेफिनेशन थी। इट इज डिफाइंड एज द drift, it is defined as the drift velocity of the charge carrier per unit electric field. It is defined as the drift velocity of the charge carrier per unit electric field, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन को अगर ध्यान से आप एनालाइज करो तो उसमें कुछ दम नहीं है, ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल ही है। देखो मोबिलिटी को हम कैसे बताते हैं? इसको बताते हैं म्यू से, ठीक है। तो म्यू क्या लिखा है अपन ने? Vd अपॉन E, डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू कितना हो गया बच्चों? म्यू हो गया Vd अपॉन E, है ना। अब Vd क्या होता है? याद होगा Vd आपको E टाउ बाई m, है ना। ये हमने पहले सॉल्व किया था। अगर आप भूल चुके हो तो मैं बता दूं वहां पे से कैसे कर किया था हम लोगों ने। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया था, है ना। s को लैम्डा माना था, ये 0 था। e एक्सेलरेशन कितना था? e बाई m, तो यहाँ पे टाउ आया था, फिर अपन ने vd इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाउ कर दिया था, तो हमारा आंसर कितना आ गया था? e टाउ बाई m। तो वैसे ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये कितना आएगा? e टाउ बाई m अपॉन e। तो e से e क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो
तो म्यू कितना आएगा मेरा, ई टाउ बाई स्मॉल एम, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया म्यू का। तो इसीलिए इस पर है ना, वैसे तो ये बहुत कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जैसा आपने देखा भी 2-3 मिनट के अंदर हमने टॉपिक पढ़ भी लिया, लेकिन इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन, इस पर वो पूछते हैं कौन, सीबीएसई, ठीक है। इस पर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीबीएसई इस पर जरूर क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि इफ वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन टू द मोबिलिटी ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर्स। बच्चे बोलेंगे अच्छा इंक्रीज तो डिक्रीज, वो उसकी डेफिनेशन से है ना, वो डेफिनेशन से उस फील्ड पर है, पर सच क्या है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपको पहले भी इस बात बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने आपको चर्चा करके बताया कि देखो फील्ड सोचो, फील्ड ऐसे फील्ड वैसे, ताकि आप फील्ड के उस पर आ जाओ। लेकिन सच क्या है, वो किस पर डिपेंड करता है, टाउ पर। अच्छा ई और एम तो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, टाउ जो है वेरी कर रहा है। आप तुम सोचो इसका जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा, जितना रिलैक्स करेगा मूव करने में, उतना ही मोबाइल है ना। तो अपन क्या समझे इस बात से, अपन ये समझे कि म्यू इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो सिर्फ टाउ पर डिपेंड करता है, और टाउ के अलावा वो किसी चीज पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो सारे कॉन्सेप्ट ही फेक हैं, गलत हैं, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने घटाने पर म्यू जो है वो बदल जाता है, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ये उसकी डेफिनेशन है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो अपन क्या 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 सीखे यहाँ से क्वेश्चन में कि ई नहीं, म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई, ठीक है। तो इसको आप लिख लिया यहाँ पे, नोट कर ले, मैं बोल दे रहा हूँ कि म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। मतलब जितना टाउ बढ़ेगा उतना हमारा म्यू जो है वो बढ़ जाएगा, और टाउ अगर घटेगा तो म्यू जो है वो घटेगा। तो प्लीज नोट दिस थिंग डाउन। ये हो गया हमारा मोबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हम पढ़ रहे हैं करंट डेंसिटी के बारे में। ये वापस से छोटे टॉपिक्स देख रहे हैं आज हम, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, तो ये देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मान लें कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो तुम किसी पार्ट पर अगर यहाँ पे जजमेंट दो कि इस पार्ट से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट बहा, तो आई करंट है और कितना एरिया था इसका, ए। इसकी डेफिनेशन बस यही है बच्चों, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। ये कौन सा एरिया है, दिस एरिया इज एरिया, कौन सा एरिया है, मैं चुपके से लिख देता हूं, ये एरिया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। देखो ध्यान से, वो जो एरिया ए है, वो एरिया ए करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी एरिया यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। आप कोई भी एरिया यहाँ पर नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ वही एरिया चलेगा जो एरिया परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो इसको और आगे अपन कैसे देख सकते हैं और आगे कैसे समझ सकते हैं। अगर ये जो मैंने एरिया बनाया ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं करंट जो है वो ऐसे बह रहा था, ठीक है। अगर करंट ऐसे बह रहा था और जो हमारा गोल वाला पार्ट है ना, जो हमने यूनिट एरिया बनाया, मान लो वो इस प्रकार से था, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ था, ऐसे, ये ऐसे तिरछा बना दिया मैंने, ठीक है। ये सीधा नहीं बनाया मैंने, परपेंडिकुलर नहीं बनाया, ऐसे तिरछा बना दिया। अब दिमाग लगाओ, इसका एरिया वेक्टर कहां पे होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये हमने किसकी बात की, सरफेस की, क्योंकि सरफेस कहां पे है, सरफेस इधर है, ठीक है, सरफेस इधर है। यहाँ मैंने वेक्टर की बात नहीं की है, जब मैंने लिखा ना परपेंडिकुलर टू द फ्लो, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। सरफेस देखो ये रहा इधर। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए, फिर क्यों, क्योंकि देखो ये अपना एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, डायरेक्शन तो सामने आएगा ना,
क्या होता है डायरेक्शन एरिया का? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये जो लिखा है किसके लिए लिखा हुआ है? ये लिखा है सरफेस के लिए, सरफेस के लिए। एरिया का क्या होगा? एरिया वही डायरेक्शन में जाना करंट है। अब देखो जैसे मान लो कि ये है, ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर परपेंडिकुलर, ये ए है, मान लो ये एंगल थीटा है ना, तो अपन करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे फिर? आई अपॉन ए, तो अपन आई तो लिख देंगे, अपॉन में जब ए लिखोगे तो ए कौन सा आएगा? ए या फिर ए कॉस थीटा, ये वाला डायरेक्शन, तो अपन क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। तो बेसिकली करंट क्या होता है बच्चों? करंट होता है जे ए कॉस थीटा, या फिर ढंग से बोलने तो क्या होता है? जे डॉट ए। तो आई बराबर जा जे डॉट ए, ठीक है। तो ऐसे अपन ने इस टॉपिक को पढ़ लिया कि आई कितना आ गया अपना? जे ए कॉस थीटा, या फिर हम आई को कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं हम लोग कि आई जो है वो जे डॉट ए है। अब उसको ध्यान से देखो आप तो आप फील कर पाओगे कि जब हमने जे इज इक्वल टू आई ओवर एरिया लिखा यहाँ पर, तो जे कौन सी क्वांटिटी है? जे स्केलर क्वांटिटी है, जे वेक्टर क्वांटिटी है? जे वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, जे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको अच्छे से नोट कर लें आप। करंट ये है, करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होता है फ्लो ऑफ करंट के। एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये ध्यान रखना। एरिया वेक्टर, इसको मैं सितारा बना के लिख रहा हूं नीचे, क्या सितारा, सितारा बनाया ये मैंने। एरिया शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सरफेस परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एरिया वेक्टर वो कहां होता है? वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ये ऐसे होता है सरफेस। जे इज इक्वल टू आई ओवर ए कॉस थीटा, आई कितना आ गया? जे डॉट ए। तो यहाँ बच्चों हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो खत्म होता है। हमने करंट डेंसिटी की बात की, मोबिलिटी की बात की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की, ठीक है। बस इतना ही हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे कि और के कैसे जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं अपन सॉल्व करते हैं। इस पर जनरल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद हम सर्किट थियरी पढ़ेंगे, जिसमें हम बथेरे क्वेश्चन करने वाले 20 से 25 क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ सर्किट थियरी पर कर रहे होंगे, समझने के लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो आता है करंट का हमें वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। जब वो सॉल्व हो जाएगा करंट का क्वेश्चन, उसके बाद फिर जाकर के हम रेजिस्टर्स को किरचॉफ लॉ वगैरह लगा करके, सर्किट लॉ, केसीएल, केवीएल लगा करके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ अपन जो है सो बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय, थैंक यू।